नमस्कार बच्चों। आज हम आपके लिए एक और नई वीडियो लेकर आए हैं। एनसीईआरटी की कक्षा 7 की साइंस की बुक का पहला चैप्टर पादपों में पोषण। पादप में पोषण किस प्रकार होता है, इस चैप्टर के अंदर विस्तृत रूप से आज हम अध्ययन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हम पादपों में पोषण। आगे बढ़ने से पहले हम पुनः स्मरण कर लेते हैं कि आपने पिछली कक्षाओं में क्या क्या पढ़ा है। पिछली कक्षा में आप पढ़ चुके हैं कि सभी जीवों के लिए भोजन आवश्यक है। आप ये भी पढ़ चुके हैं कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन एवं खनिज लवण भोजन के घटक हैं। भोजन के ये घटक हमारे शरीर के लिए आवश्यक हैं तथा इन्हें पोषक कहते हैं। सभी जीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। पादप पौधे अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं, परंतु मानव सहित कोई भी प्राणी अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता। वे पादपों अथवा पादपों का आहार ग्रहण करने वाले जंतुओं से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। अतः मानव तथा अन्य प्राणी प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से पादपों पर निर्भर करते हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। हम पादपों में पोषण विधि किस प्रकार होती है, पादप अपना जो भोजन होता है वो किस प्रकार निर्माण करते हैं। केवल पादप ही ऐसे जीव हैं, या गौर से आप समझिएगा, केवल पादप ही ऐसे जीव हैं जो जल, कार्बन डाइऑक्साइड एवं खनिज लवण की सहायता से अपना भोजन बना सकते हैं। ये सभी पदार्थ उनके परिवेश में उपलब्ध होते हैं। चलिए बच्चों, हम पाठ की शुरुआत करते हैं। सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने एवं इसके उपयोग की विधि को पोषण कहते हैं। पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं स्वपोषण कहलाती है। अतः ऐसे पादपों को स्वपोषी कहते हैं। जंतु एवं अधिकतर अन्य जीव पादपों द्वारा संश्लेषित भोजन ग्रहण करते हैं, इसलिए उन्हें विषमपोषी कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। पादपों में खाद्य संश्लेषण का प्रक्रम आगे हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं कि पादप में प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है वो किस प्रकार होती है। पत्तियां पादप की खाद्य फैक्ट्रियां होती हैं। पादपों में खाद्य पदार्थों का संश्लेषण उनकी पत्तियों में होता है, अतः सभी कच्चे पदार्थ उन तक पहुंचने चाहिए। मृदा में उपस्थित जल एवं खनिज जड़, जिसको हम मूल कहते हैं, द्वारा अवशोषित किए जाते हैं तथा तने के माध्यम से पत्तियों तक पहुंचाते हैं। आप चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं कि जो खनिज लवण होते हैं वह जड़ों द्वारा पत्तों तक पहुंचाए जाते हैं। पत्ती की सतह पर उपस्थित सूक्ष्म रंध्रों द्वारा वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड प्रवेश करती है। यह रंध्र द्वार कोशिकाओं द्वारा घिरे होते हैं। ऐसे छिद्रों को रंध्र कहते हैं। जल एवं खनिज वाहिकाओं द्वारा पत्तियों तक पहुंचाए जाते हैं। ये वाहिकाएं नली के समान होती हैं तथा जड़, तना, शाखाओं एवं पत्तियों तक फैली होती है। पोषकों को पत्तियों तक पहुंचाने के लिए ये वाहिका एक सतत मार्ग बनाती है। चित्रों में आप पत्तियों को गौर से देखेंगे तो सूक्ष्म छिद्र रूप में आपको यहाँ पर रंध्र दिखाई देंगे। नीचे के चित्र में आपको रंध्र, छिद्र और द्वार कोशिकाओं का चित्र दिखाया गया है। आप जरा इसको गौर से देखिएगा। पत्तियों में एक हरा वर्णक होता है जिसे क्लोरोफिल कहते हैं। क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश मतलब सौर ऊर्जा या सौर प्रकाश की ऊर्जा का संग्रहण करने में पत्ती की सहायता करता है। इस ऊर्जा का उपयोग जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड से खाद्य संश्लेषण में होता है। क्योंकि खाद्य संश्लेषण सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में होता है, इसलिए इसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। पूरी इस प्रक्रिया को हम प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया कहा जाता है।
अतः हमने देखा कि क्लोरोफिल सूर्य का प्रकाश और कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है। इस पृथ्वी पर यह एक अद्वितीय प्रक्रम है। पत्तियों द्वारा सौर ऊर्जा संग्रहित की जाती है तथा पादप में खाद्य के रूप में संचित हो जाती है। अतः सभी जीवों के लिए सूर्य ऊर्जा का एक चरम स्रोत है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया एक चित्र के माध्यम से आपके सामने प्रस्तुत की गई है। आप इसको चित्र के माध्यम से और भी समझ सकते हैं कि जड़ों द्वारा खनिज लवण अवशोषित होने के बाद तने की वाहिनियों द्वारा पत्तियों तक पहुंचती है और पत्तियों पर सूर्य की ऊर्जा और कार्बन डाइऑक्साइड होने पर खाद्य का संचयन या संश्लेषण वहां पर किया जाता है। आपने देखा होगा कि इमारतें ईंटों से बनती हैं। इसी प्रकार सजीवों का शरीर सूक्ष्म इकाइयों से बनता है जो कोशिका कहलाती है। हमारा शरीर जो है या किसी भी प्राणी का जो शरीर है वो सूक्ष्म इकाई से बनता है। उस इकाई को हम कोशिका कहते हैं। कोशिकाओं को सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखा जा सकता है। कुछ जीव मात्र एक कोशिकाओं से बने होते हैं, जैसे अमीबा है, जैसे बहुत सारे एग्जांपल्स हम उनके दे सकते हैं। कोशिका एक पतली बाह्य संरचना द्वारा होती है जिसे कोशिका झिल्ली कहते हैं। चित्र में आप देख सकते हैं कि कोशिका झिल्ली एक बाह्य परत बनी होती है। इसमें केंद्र में स्थित एक सुस्पष्ट संरचना भी होती है जो केंद्रक कहलाती है। आप इस चित्र में देख सकते हैं एक गोलाकार भाग अलग दिखाया गया है, वो इसका केंद्रक होता है। केंद्रक चारों ओर से जेली के समान एक पादप से घिरा होता है जिसे कोशिका ध्रुव कहते हैं। केंद्रक के चारों ओर पाया जाने वाला जो जेली पदार्थ समान पदार्थ होता है उसे कोशिका ध्रुव कहते हैं। आपने गीली दीवारों पर तालाब अथवा ठहरे हुए जलाशय में हरे अवपंखी या काई जैसे पादप देखे होंगे। ये सामान्यतः कुछ जीवों की वृद्धि के कारण बनते हैं जिन्हें शैवाल कहते हैं। क्या आप कल्पना कर सकते हैं इनका रंग हरा क्यों होता है? इनमें क्लोरोफिल होता है जिसके कारण ये हरे दिखाई देते हैं। शैवाल भी प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। नीचे दिखाए गए चित्रों में आप हरित शैवाल को देख सकते हैं। कोई भी पादप या पौधे हैं उनका हरा रंग क्यों होता है? उनका हरा रंग क्लोरोफिल, जिसको पर्णहरित कारक उनको हम कह सकते हैं। तो पर्णहरित जो होता है क्लोरोफिल, उसके कारण पेड़ पौधों का रंग हरा होता है। पादपों में कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त अन्य खाद्यों का संश्लेषण अभी आपने पढ़ा कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम द्वारा पादप कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करते हैं। कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन से बनते हैं। इनका उपयोग खाद्य के अन्य घटकों के संश्लेषण में होता है, परंतु प्रोटीन नाइट्रोजनी पदार्थ है जिसमें कार्बन, ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन के अतिरिक्त नाइट्रोजन भी होती है। पादप खाद्य के अन्य संघटकों को जैसे कि प्रोटीन एवं वसा का संश्लेषण भी करते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट के साथ पादप होते हैं वो वसा और प्रोटीन का भी संश्लेषण करते हैं। आइए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। पादपों में पोषण की अन्य विधियां कौन सी हैं उनकी जानकारी प्राप्त करते हैं। कुछ पादप या पौधे ऐसे भी हैं जिनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता, वे अपना भोजन संश्लेषित नहीं कर सकते। मनुष्य एवं अन्य प्राणियों की तरह ये पादप भी अपने पोषण के लिए अन्य पादपों द्वारा निर्मित खाद्य पदार्थ पर निर्भर होते हैं। ये विषम पोषी प्रणाली का उपयोग करते हैं। आइए देखते हैं विषम पोषी प्रणाली क्या होती है। आइए आगे की ओर बढ़ते हैं। परजीवी अपना भोजन उस पादप से प्राप्त करते हैं जिस पर ये आरोहित होते हैं। वह पादप परपोषी कहलाता है क्योंकि अमर बेल जैसे पादप परपोषी को अमूल्य पोषकों से वंचित रखते हैं, अतः इन्हें परजीवी कहते हैं। जैसे कि चित्र में आपको दिखाया गया, अमर बेल पूरे पेड़ पर आच्छादित के रूप में विस्तृत रूप से वो बिछी हुई है। कुछ ऐसे पादप भी हैं जो कीटों को पकड़ते हैं तथा उन्हें पचा जाते हैं। ऐसे पौधे हरे या
अन्य किसी रंग के हो सकते हैं। घड़े घट के समान दिखाई देने वाली संरचना वास्तव में उनकी पत्तियों का रूपांतर भाग है। पत्ते का शीर्ष भाग घड़े का ढक्कन के समान होता है, जो किसी जानवर को आने पर उसको बंद कर देता है। घड़े के अंदर अनेक रोम होते हैं जो नीचे की ओर ढकेलते रहते हैं, अर्थात अधोमुखी होते हैं। जब कोई कीट घड़े में प्रवेश करता है तो वह उसके रोमों के बीच फंस जाता है। घड़े में उपस्थित पाचक रस द्वारा कीटों का पाचन हो जाता है। कीटों का भक्षण करने वाले ऐसे पादप कीट भक्षी पादप कहलाते हैं। साथ ही एक घटपर्णी पिक्चर पादप आपको दिखाया गया है। इसके ऊपर एक ढक्कनुमा संरचना होती है जो किसी भी कीट या छोटे जंतु आने पर उसको पकड़कर अंदर की ओर धकेल देते हैं। मृत जीवी की ओर बढ़ते हैं आगे। कवक और फंजाई मृत एवं विघटनकारी सड़ने वाली वस्तुओं जैव पदार्थों की सतह पर कुछ पाचक रसों का स्रावित करते हैं, जिससे वे विलयन के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। तत्पश्चात वे इस विलयन का भोजन के रूप में अवशोषण करते हैं। इस प्रकार की पोषण प्रणाली को, जिसमें जीव किसी मृत एवं विघटित जैविक पदार्थों से पोषक तत्व प्राप्त करते हैं, मृतजीवी पोषण कहलाती है। मृतजीवी पोषण प्रणाली का उपयोग करने वाले पौधे मृतजीवी कहलाते हैं। कवक या फंजाई आचार, चमड़े, कपड़े एवं अन्य पदार्थों पर उगते हैं। ये उन स्थानों में भी उगते हैं जो नम एवं उष्ण हो। कवकों की वृद्धि के लिए वर्षा ऋतु सबसे अच्छी परिस्थितियां प्रदान करती है। इसी कारण वर्षा ऋतु के दौरान अनेक वस्तुएं कवकों की वृद्धि के कारण नष्ट अथवा अनुपयोगी हो जाती है। कुछ जीव एक दूसरे के साथ रहते हैं तथा अपना आवास एवं पोषक तत्व एक दूसरे के साथ बांटते हैं। इसे सहजीवी संबंध कहते हैं। उदाहरण, कुछ कवक वृक्षों की जड़ों में रहते हैं। वृक्ष कवक को पोषण प्रदान करते हैं, बदले में उन्हें जल एवं पोषकों के अवशोषण में सहायता मिलती है। वृक्ष के लिए इस संबंध का विशेष महत्व होता है। लाइकेन कहे जाने वाले कुछ जीवों में दो भागीदार होते हैं। इनमें से एक शैवाल होता है, दूसरा कवक। शैवाल में क्लोरोफिल उपस्थित होता है, जबकि कवक में क्लोरोफिल नहीं होता है। कवक शैवाल को रहने का स्थान मतलब आवास उपलब्ध कराता है, जल और पोषक तत्व उपलब्ध कराता है तथा बदले में शैवाल प्रकाश संश्लेषण द्वारा संश्लेषित खाद्य कवक को देता है। आप दिए गए चित्रों में लाइकेन कवक के विभिन्न चित्र आप देख सकते हैं जो मृत जीवी के रूप में होते हैं। आइए आगे की ओर बढ़ते हैं हम। मृदा में पोषकों की पुनःपूर्ति किस प्रकार की जाती है? पादपों को प्रोटीन बनाने के लिए सामान्यतया नाइट्रोजन की अधिक आवश्यकता होती है। फसल कटाई के बाद मृदा में नाइट्रोजन की कमी हो जाती है। यद्यपि वायु में नाइट्रोजन गैस प्रचुर मात्रा में उपस्थित होती है, लेकिन पादप इसका उपयोग उस प्रकार करने में असमर्थ होते हैं जैसे वे कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं। पौधे नाइट्रोजन को विलेयी रूप में ही अवशोषित कर सकते हैं। कुछ जीवाणु जो राइबोसियम कहलाते हैं, वायुमंडलीय नाइट्रोजन को विलय कर पदार्थों में परिवर्तित कर देते हैं, परंतु राइबोसियम अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते। ये चना, मटर, मूंग, सेम तथा अन्य फलीदार पादपों की जड़ों में रहते हैं तथा उन्हें नाइट्रोजन की आपूर्ति करते हैं। अधिकतर दालें फलीदार पादपों से प्राप्त होती है। इसके बदले पादप राइबोसियम जीवाणु को आवास एवं खाद्य प्रदान करते हैं। उनमें सहजीवी संबंध होता है। इस संबंध का किसान के लिए विशेष महत्व होता है। दालों की फसलों के लिए उन्हें मृदा में नाइट्रोजनी उर्वरक देने की आवश्यकता नहीं होती है। यही नहीं, दाल की फसल उगाने के बाद अगली फसल के लिए सामान्यतः उर्वरकों की आवश्यकता नहीं रहती है। दिए गए चित्र में आप देख सकते हैं कि चने, मूंग, इनके जड़ों में राइबोसियम किस प्रकार अपना आवास बनाते हैं।
आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें।